हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की एक स्पेशल क्लास रहेगी जो कि डे 1 और डे 4 का एक स्मार्ट रिवीजन रहेगा। वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में, हिंदी इंग्लिश मिक्स स्टाइल में। और हर पॉइंट को हम समझेंगे एक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस रिवीजन सेशन में आप पाएंगे लिटरेरी टर्म्स, की कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के पॉइंट्स। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट किया जाए बिना देरी की। यह क्लास एक क्विक रिकॉल बूस्टर रहेगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रिनेसेंस मूवमेंट। रिनेसेंस मूवमेंट को रिनेसेंस मूवमेंट वो जागृति थी जिसने इंसानियत को सदियों की नींद से जगा दिया। इसलिए इसे मैनकाइंड का सबसे महान मूवमेंट कहा गया। यानी रिनेसेंस ने लिटरेचर, आर्ट और साइंस में एक रिवॉल्यूशन ला दी। और यह मूवमेंट ऐसा था जिसने पूरी मानव सभ्यता की सोच बदल दी। और इसलिए इसे मानव इतिहास का सबसे बड़ा या सबसे महान मूवमेंट कहा जाता है। रिनेसेंस ने इंसानों को उनकी खुद की ताकत का एहसास कराया, जैसे किसी ने पहली बार उन्हें आईना दिखाया हो। ठीक, खुद से उनको रूबरू कराया हो। तो इस आंदोलन ने लोगों को बताया कि वे केवल ईश्वर या किस्मत के भरोसे नहीं, बल्कि उनके पास सोचने और समझने बदलने की ताकत है। ठीक, रिनेसेंस से पहले लोग अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़े थे। लॉजिक और रीजन बस नाम के थे। रिनेसेंस से पहले का जो समाज था वो धर्म और अंधविश्वास से डरता था। वैज्ञानिक सोच या स्वतंत्र विचार की कोई जगह नहीं थी। रिनेसेंस से पहले इंसान जो था वो खुद के नहीं, बल्कि गॉड, डेस्टिनी और फेट के हाथों की कठपुतली था। इंसान खुद को हमेशा भाग्य और ईश्वर का खेल समझता था, लेकिन रिनेसेंस ने उसे अपने एग्जिस्टेंस की कीमत समझाई। ठीक, इंग्लैंड में रिनेसेंस की हलचल 16th सेंचुरी के बीच शुरू हुई, जब शब्दों ने तलवारों से ज़्यादा असर करना शुरू किया। ठीक, इंग्लैंड में रिनेसेंस जो है 16th सेंचुरी में आया। और वह कब आया? जब प्रिंटिंग प्रेस और एक्सप्लोरेशन और क्लासिकल लर्निंग ने एक नए युग की शुरुआत की। रिनेसेंस का मतलब है रीबर्थ, यानी पुराने ज्ञान और सोच का फिर से जिंदा हो जाना। रिनेसेंस रिनेसेंस शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? पुनर्जन्म। ठीक, यानी पुराने क्लासिकल नॉलेज, आर्ट या विचारों का एक नया जन्म होना। ठीक, तो नेक्स्ट। रिनेसेंस वो समय था जब ग्रीक, रोमन और इटालियन विद्या जो नॉलेज थी फिर से जी उठी, जैसे सदियों की नींद से जाग गई हो। यह आंदोलन जो रिनेसेंस था, यह आंदोलन ग्रीक, रोमन और इटालियन सिविलाइजेशन के लॉस्ट विज़डम को रिवाइव करने की कोशिश थी एक। रिनेसेंस की शुरुआत इटली की धरती पर हुई, जहाँ कला और ज्ञान ने नए रंगों में जन्म लिया। रिनेसेंस की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? इटली में, जहाँ आर्ट, आर्किटेक्चर और ह्यूमन थिंकिंग की एक नई दिशा तय हुई। इटली इटली बना वो केंद्र जहाँ ग्रीक ज्ञान और क्लासिकल कल्चर ने फिर से सांस लेना शुरू किया। ठीक, इटली वो देश बना जहाँ ग्रीक संस्कृति, शिक्षा, सोच को फिर से अपनाया गया। रिनेसेंस ने इंसानों को भगवान का गुलाम नहीं, बल्कि सोचने समझने वाला एक ह्यूमन बनाकर देखा। और यही था
ह्यूमनिज्म का बीज। ठीक, ह्यूमनिज्म ने इंसानों को देवताओं के हाथ की कठपुतली नहीं बल्कि बुद्धिमान और स्वतंत्र रूप में देखा। ह्यूमनिज्म का मतलब था क्लासिकल लिटरेचर की फिर से वापसी, जैसे किताबें फिर से बोलने लगी हूँ। ह्यूमनिज्म का मतलब था क्लासिकल लिटरेचर की फिर से वापसी, जैसे किताबें फिर से बोलने लगी हूँ। ह्यूमनिज्म क्लासिकल लिटरेचर के पुनर्जन्म से जुड़ा था, जिसमें मैन सेंटर्ड लर्निंग को प्रेफ़रेंस दी गई थी। रेनेसांस वह मूवमेंट था जिसने पूरी दुनिया की सोचने की दिशा ही बदल दी। ज़माना ही बदल गया एकदम। रेनेसांस ने सिर्फ़ लर्निंग ही नहीं, लोगों की जो जनरल सोच को एक नई दिशा दी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जर्मनी में हुआ और यहीं से ज्ञान का प्रचार जो था लाइटनिंग की तरह फैला गया। क्या हुआ? स्प्रेड हुआ। ठीक, तो जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नॉलेज रिवॉल्यूशन की एक शुरुआत थी। प्रिंटिंग प्रेस बनी रेनेसांस की सबसे बड़ी ताकत, जिसने किताबों को हर हाथों तक पहुंचाया। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस ने जो आइडियाज़ को एक मास लेवल पर पहुंचाया, जिसने रेनेसांस को एक हवा दी। रेनेसांस शब्द को पहली बार जो नाम और परिभाषा दी थी, वो किसने दी थी? जूलियस मिसलेट। ठीक, रेनेसांस शब्द को पहली बार जो नाम दिया और परिभाषा दी, वो जूलियस मिसलेट ने, जैसे किसी आंदोलन को आवाज़ मिली हो। ठीक, जूलियस मिसलेट ने पहली बार रेनेसांस शब्द का प्रयोग किया और इसे एक बौद्धिक क्रांति का नाम दिया। जूलियस मिसलेट फ्रांस के थे, जिनके जिनके शब्दों में पूरे युग की चेतना बसती थी। ठीक, मिसलेट फ्रांस से थे और उन्होंने इस मूवमेंट की आत्मा को शब्दों से बांधा। मिसलेट ने रेनेसांस को 1855 में परिभाषित किया था। कब परिभाषित किया? 1855 में, जब दुनिया बदलाव के दहलीज पर थी। ठीक, तो 1855 में मिसलेट ने रेनेसांस को इतिहास में एक सोचने समझने वाले युग के रूप में स्थापित किया। रेनेसांस कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि एक कल्चरल पुनर्जागरण था। ठीक, रेनेसांस एक सांस्कृतिक क्रांति थी जहाँ कला, साहित्य और विज्ञान ने साथ मिलकर जन्म लिया। रेनेसांस ने इटली के विद्वानों को फिलॉसफी और लिटरेचर की गहराइयों में फिर से उतरने को प्रेरित किया। ठीक, और इस मूवमेंट ने इटली के स्कॉलर्स को ग्रीक फिलॉसफी और लिटरेचर में फिर से डुबकी लगाने को प्रेरित किया। ठीक, पेट्रार्च वो विद्वान थे जिनका नाम रेनेसांस के समय इटली के स्कॉलरली दुनिया में सबसे ऊंचा था। ठीक, पेट्रार्च को रेनेसांस का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसांस। उन्होंने क्लासिकल टेक्स्ट को खोजा और एक नया मीनिंग दिया उसे। इंग्लैंड में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई विलियम कैक्सटन ने। किसने लगाई इंग्लैंड में सबसे पहले? विलियम कैक्सटन, जिसने नॉलेज को घर घर तक पहुंचाया। विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की और जिससे किताबें जो हैं वो आम लोगों तक पहुंचने लगी। चौसर ने इंग्लैंड में रेनेसांस की दस्तक चौसर ने इंग्लैंड में रेनेसांस की दस्तक दी, जैसे किसी ने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया हो। चौसर की राइटिंग स्टाइल और सब्जेक्ट्स ने इंग्लैंड में रेनेसांस की शुरुआत का एक संकेत दिया। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री
कहा जाता है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंग्लिश की कविता को उसकी असली आवाज़ दी। ठीक? तो चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साधारण जो इंग्लिश में बहुत सारी सुंदर कविताएँ लिखी थी। चौसर की कविताओं में रेनेसांस की हलचल दिखाई देती है, जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती जल उठी हो। उनकी रचनाओं में पुराने विश्वासों से हटकर नए विचारों की गूंज थी और यही रेनेसांस का प्रभाव था। एलिजाबेथन एज पर रेनेसांस का सबसे ज़्यादा असर पड़ा और यह युग कला, साहित्य और आत्मविश्वास से भरा था। एलिजाबेथन एज में शेक्सपियर, मार्लो जैसे राइटर्स ने रेनेसांस को गोल्डन एज बना दिया। इंग्लैंड में रेनेसांस से प्रभावित पहली किताब जो थी वो यूटोपिया 1516 थी, ठीक? जो एक कल्पनाओं की आदर्श दुनिया की कहानी कहती थी, ठीक? तो यूटोपिया एक आइडियल सोसाइटी की कल्पना करती है और यह रेनेसांस की सोच और सवालों का एक परिणाम थी। यूटोपिया को लिखा था थॉमस मोरे। किसने लिखा था? थॉमस मोरे ने, जिन्होंने सपनों को शब्दों में ढाल दिया। थॉमस मोरे ने यूटोपिया लिखकर उस युग की कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता को दर्शाया था। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने धर्म, समाज दोनों को सुधारने की कोशिश की, जैसे आत्मा और शरीर दोनों का इलाज एक साथ हो जाए। ठीक? तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट था उसने धर्म और समाज में बदलाव लाने की एक साथ कोशिश कर रहा था। रिफॉर्मेशन वो आंदोलन था जिसने धर्म को अंधविश्वास और भ्रष्टाचार से आज़ाद करवाया। यह मूवमेंट धर्म के यह मूवमेंट धर्म में फैले अंधविश्वास और भ्रष्टाचार को हटाकर साफ विचारों की शुरुआत करना चाहता था। रिफॉर्मेशन के समय इंग्लैंड का राजा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में था। रिफॉर्मेशन के समय इंग्लैंड का राजा रोमन कैथोलिक चर्च के प्रभाव में था, यानी चर्च की पकड़ पॉलिटिक्स पर भी थी। ठीक? तो उस समय जो राजा भी था वो चर्च के प्रभाव में था और यह जो है रिफॉर्मेशन की सबसे बड़ी चैलेंज थी या चुनौती थी। 16th सेंचुरी में कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट के बीच जो है जबरदस्त टकराव हुए। एक विचार एक आग बन चुकी थी। तो 16th सेंचुरी जो था वो धर्म युद्ध और विचारों के संघर्ष की सदी बनी, यानी प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स आमने सामने थे। इंग्लैंड की 16th सेंचुरी जो थी वो बड़े बदलावों की सदी थी, जैसे इतिहास ने तेजी से एक करवट ली हो। प्रिंटिंग प्रेस, रिफॉर्मेशन और रेनेसांस, इन सभी घटनाओं ने 16th सेंचुरी को क्रांति का समय बना दिया। ठीक? 16th सेंचुरी से पहले इंग्लिश चर्च पर पोप का पूरा नियंत्रण था। राजा सिर्फ नाम का था। ठीक? पोप का चर्च पर अधिकार जो था वो पूरी तरह था और इंग्लैंड का राजा भी धार्मिक मामलों में कुछ नहीं कर सकता था। रिफॉर्मेशन के दौरान इंग्लैंड की चर्च ने पोप और रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया। ठीक? रिफॉर्मेशन के दौरान इंग्लैंड की चर्च ने पोप और रोमन कैथोलिक चर्चेस से नाता तोड़ लिया। ठीक? तो रिफॉर्मेशन ने
पहली बार चर्च को पॉलिटिकल शक्ति से अलग करना शुरू किया था। रिफॉर्मेशन की घटनाएँ सीधे तौर पर कैथोलिक रिफॉर्मेशन से जुड़ी थी, जिसने चर्च के भीतर भी बदलाव शुरू किया। ठीक? तो रिफॉर्मेशन सिर्फ़ प्रोटेस्टेंट, ठीक? आंदोलन नहीं था। यह कैथोलिक चर्च के भीतर की एक सफाई भी थी। ठीक? तो रिफॉर्मेशन सिर्फ़ प्रोटेस्टेंट आंदोलन नहीं था, यह कैथोलिक चर्च के भीतर की सफाई भी था। इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन सिर्फ़ धार्मिक नहीं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट भी था, जिसने सत्ता और धर्म दोनों को हिला दिया। ठीक? तो इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन जो था, वो धार्मिक बदलाव के साथ-साथ सत्ता संघर्ष भी बन गया था। रिफॉर्मेशन ने फ्यूडलिज्म को कमज़ोर किया, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया और कॉमन लॉ को जन्म दिया, यानी पूरी व्यवस्था ही बदल दी। ठीक? इस मूवमेंट ने फ्यूडल सिस्टम को कमज़ोर किया, नेशनलिज्म को मजबूत किया और लॉ को लोगों के करीब लाया। ठीक? तो रेनेसांस मूवमेंट ने स्कॉलर्स, अपर मिडिल क्लास के बीच एक नए आइडियाज़ और ज्ञान का सेतु बना दिया। ठीक? रेनेसांस ने विचारों को क्लास बाउंड नहीं रहने दिया, ज्ञान सबके लिए खुला था। ठीक? रेनेसांस ने विचारों को क्लास बाउंड नहीं रहने दिया, ज्ञान सबके लिए खुला था। मार्टिन लूथर वो इंसान थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च की झूठी शिक्षाओं के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे सन्नाटे में किसी ने शंख बजा दिया। ठीक? तो मार्टिन लूथर ने पाखंड और भय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने चर्च की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। ठीक? मार्टिन लूथर ने चर्च की गलतियों की सूची को दरवाजे पर टांग कर विरोध किया और वहीं से बदलाव की एक चिंगारी भड़की। ठीक? तो जो मार्टिन लूथर थे, उन्होंने अपनी शिकायत की सूची चर्च के दरवाजे पर टांगी। किस चर्च के? विटेनबर्ग के। और यही प्रोटेस्ट जो है पूरे रिफॉर्मेशन की शुरुआत बना। मार्टिन लूथर ने अपनी शिकायत की सूची विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर टांगी थी, जैसे सच्चाई का दरवाजा खोल दिया गया हो। मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग चर्च के दरवाजे पर अपनी 95 शिकायतें टांगी थी और यही रिफॉर्मेशन की चिंगारी बनी। यह ऐतिहासिक विरोध जो था 1517 में हुआ और यही साल रिफॉर्मेशन की क्रांति की शुरुआत बना। रिफॉर्मेशन के बाद क्रिश्चियन यूरोप दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ कैथोलिक, दूसरे तरफ प्रोटेस्टेंट। रिफॉर्मेशन के बाद यूरोप जो था वो दो भागों में बट गया, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में। रिफॉर्मेशन से पहले पोप का प्रभुत्व जो था वो इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी तक फैला हुआ था। पोप का प्रभाव केवल रोम ही तक नहीं, यानी इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी तक था। ठीक? पोप की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई और रिफॉर्मेशन मूवमेंट के दौरान जब धर्म ने रास्ता जब धर्म ने सत्ता से बगावत की, रिफॉर्मेशन के जरिए पोप की धार्मिक सत्ता को सीधी चुनौती दी गई। इंग्लैंड में चर्च और पोप के खिलाफ असंतोष 14th सेंचुरी में शुरू हो गया था। ठीक? इंग्लैंड में बदलाव की आहट जो थी वो 14th सेंचुरी से
सुनाई देने लगी थी। चर्च की भ्रष्टता पर सबसे पहले की जो चोट की थी, वो किसने की थी? जॉन वैकलिफ ने, ठीक? चर्च की भ्रष्टता पर सबसे पहले जो चोट की थी, वो जॉन वैकलिफ ने अ, जैसे किसी जैसे किसी ने गूंगे को सच को आवाज दी हो, ठीक? यानी जैसे जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले चर्च की गलतियों पर उंगली उठाई, और यही जो है रिफॉर्मेशन की एक भूमिका बनी। इसलिए जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उजाले की शुरुआत की। वाइक्लिफ को रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। ठीक है, अब तो क्लियर ही हो गया होगा। वाइक्लिफ ने अनुयायियों को लोलार्ड्स कहा जाता है। वाइक्लिफ के जो शिष्य थे, फॉलोअर्स थे जो उनके, उनको लोलार्ड्स कहा जाता है, जो सच्चाई की लौ को आगे बढ़ा रहे थे। ठीक? उनके अनुयायी जो थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, लोलार्ड्स कहलाए, और जो उनके विचारों को जन-जन तक लेके गए। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा देने वाला राजा था हेनरी एट, जिसने धर्म और सत्ता की दिशा बदल दी। ठीक? तो इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा देने वाला राजा था हेनरी एट, जिसने धर्म और सत्ता की दिशा बदल दी। हेनरी एट ने प्रोटेस्टेंटिज्म को इंग्लैंड में संस्थागत बना दिया, यानी चर्च और क्राउन का एकदम समीकरण ही बदल गया। हेनरी एट ने चर्च से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि उसे दूसरी शादी की अनुमति नहीं मिली थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही था, राजा के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए, एस्पेक्ट से, एस्पेक्ट है, हाँ। तो चर्च ने हेनरी एट को दूसरी शादी की इजाज़त जो है नहीं दी, और यही जो है टकराव की वजह बनी थी। राजा हेनरी दूसरी शादी इसलिए करना चाहता था ताकि उसे एक मेल चाइल्ड मिल सके जो राजगद्दी के लिए वारिस बन सके। तो हेनरी एट को एक मेल हेयर की ज़रूरत थी, जो सत्ता की स्थिरता का एक प्रतीक था। हेनरी एट ने 1536 में रोमन कैथोलिक चर्च से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड की नींव रखी। ठीक? तो 1536 में हेनरी एट ने चर्च से अलग होकर खुद को सुप्रीम हेड घोषित किया। जॉन वाइक्लिफ के निर्देशों जॉन जॉन वाइक्लिफ के निर्देशन में बाइबल का मिडल इंग्लिश ट्रांसलेशन 1382 से 1395 के बीच तैयार हुआ। ठीक? और जॉन वाइक्लिफ ने मिडल इंग्लिश में बाइबल का अनुवाद करवाया ताकि वो आम लोग भी जो धर्म को समझ सकें। लोलार्ड मूवमेंट की शुरुआत जॉन वैक्लिफ ने की, जो प्रोटेस्टेंट सोच की एक शुरुआती रूप था। ठीक? तो लोलार्ड मूवमेंट ने आम लोगों में धार्मिक जागरूकता फैलानी शुरू की। पियर्स प्लाउमैन एक एल्गोरिकल नरेटिव पोयम थी जिसे लिखा था विलियम लैंगलैंड ने, और इसमें समाज की सच्चाई दिखाई गई। ठीक? तो पियर्स प्लाउमैन ने सामाजिक विषमताओं और धर्म की आलोचना एल्गोरिकल स्टाइल में की थी। सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट एक शिवलरिक रोमांस थी जिसमें साहस, नैतिकता और आदर्श की कहानी थी। सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट साहस, निष्ठा और मानवीय त्रुटियों की एक मिडुअल कहानी थी। ठीक?
द कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर द्वारा लिखी गई 24 स्टोरीज की एक कलेक्शन है जिसमें हर वर्ग की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक? तो द कैंटरबरी टेल्स ने समाज के हर वर्ग की कहानियों को पोएटिक जर्नी में पिरोया था। ठीक है? तो कॉन्फेशियो एमेंटीज जॉन गॉवर की एक लंबी मिडिल इंग्लिश कविता है जो प्यार और नैतिकता की कथाओं को जोड़ती है। ठीक? कॉन्फेशियो एमेंटीज में जॉन गॉवर जो थे ने मोरल स्टोरी टेलिंग को एक क्लासिकल मिथ से जोड़ा। ली मॉर्डी ऑर्थर सर थॉमस मैलरे ने लिखा था। ठीक, ली मॉर्डी ऑर्थर जो था वो लिखा था सर थॉमस मैलरे, जो किंग आर्थर की वीरता और शौर्य को फिर से जीवंत करता है। ठीक, तो ली मॉर्डी ऑर्थर में आर्थरियन लीजेंड्स को प्रोज में रूपांतरित किया गया और यह मिडिवल रोमांस का एक शिखर था। लिटर्जी प्लेस को चर्च के लोगों ने परफॉर्म किया और ये पूजा नाटक का एक पवित्र संगम था। ठीक, तो लिटर्जी प्लेस जो होते थे वो धार्मिक अनुष्ठान के दौरान खेले जाते थे और इन्हें चर्च के पुजारियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता था। मिरेकल प्लेस का ज़माना था 15th से 16th सेंचुरी, जब धर्म और नाटक एक साथ चलते थे। तो मिरेकल प्लेस जो है मेनली 15th एंड 16th सेंचुरी में खेले गए, जहाँ धर्म को मनोरंजन से एंटरटेनमेंट से जोड़ा गया। ठीक, मिरेकल प्लेस को मैरी प्लेस, सेंट प्लेस या मार्टर प्लेस भी कहा जाता है क्योंकि ये उन्हीं पर बेस्ड होते हैं। तो इन नाटकों के नाम जो होते हैं जैसे मैरी प्लेस हो गया, सैंड प्लेस, मार्टर प्लेस इसलिए थे क्योंकि इनमें इन्हीं की कहानियाँ होती थी। इनमें संतों और जो शहीद यानी मार्टर प्लेस के जीवन की झलक दिखाई जाती है। सच्चे डिवोशन की एक नाटकीय अभिव्यक्ति होती है। इन प्लेस में सैंट्स और मार्टर्स के चमत्कारी जीवन की एक झलक दी जाती है। हाँ, बाद में मिरेकल प्लेस गलियों और सड़कों पर होने लगे। धर्म जनता के बीच उतरा। ठीक, धर्म जो है जनता के बीच उतर आया। तो धीरे-धीरे जो नाटक थे वो चर्च से निकलकर सड़कों पर आ गए और आम जनता तक पहुंच गए। वर्जिन मैरी, सेंट निकोलस और पोप जैसे धार्मिक पात्रों के जीवन पर ये प्लेज बेस्ड होते हैं। सेंट निकोलस एक 4th सेंचुरी के चर्च बिशप थे जिनकी जीवन कथा चमत्कारों से भरी थी। ठीक, तो सेंट निकोलस जो थे एक 4th सेंचुरी बिशप थे जिनके नाम पर सैंटा क्लॉज की जो परंपरा भी जुड़ी है। किसके नाम पर? सेंट निकोलस के। मध्य युग के लोगों के लिए सब कुछ था चर्च। ठीक, और वो उनकी आस्था और सत्ता और समाज का एक केंद्र था। तो मध्य युग में चर्च लोग का मार्गदर्शक, शासक, शिक्षक यानी सब कुछ था। चर्च सिर्फ पूजा का नहीं, शिक्षा, कला और मनोरंजन का भी केंद्र बन चुका था। मिस्ट्री प्लेस को कभी-कभी मिरेकल प्लेस भी कहा जाता था। दोनों का जड़ धर्म में है। ठीक, मिरेकल प्ले और मिस्ट्री प्लेस में कोई ठोस अंतर नहीं था। दोनों जो थे वो धर्म से जुड़े नाटक थे। हेनरी एट्थ ने इंग्लिश मिरेकल प्लेस को बैन कर दिया था क्योंकि उन्होंने चर्च की ताकत को चुनौती दी थी। तो हेनरी एट्थ ने इन प्लेस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि चर्च की बढ़ती शक्ति को वो
कमज़ोर करना चाहते थे। ये प्लेस मिड 16th सेंचुरी में बंद किए गए, जब धर्म और सत्ता के बीच तनाव बढ़ा। ठीक? तो कब बंद किए गए? मिड 16th सेंचुरी में नाट्य परंपरा और धर्म की राहें अलग हो गईं और मिरेकल प्लेस इतिहास बन गया। ठीक है? मोरालिटी मोरालिटी प्ले एक मिडवल प्ले का रूप था, जिसमें सद्गुणों और पापों का संघर्ष दिखता था। ठीक, मोरालिटी प्लेज एक मिडवल प्ले का रूप था, जिसमें सद्गुणों और पापों का संघर्ष दिखता था। मोरालिटी प्ले मिडवल काल के एक एल्गोरिकल नाटक थे, जिनमें अच्छे और बुरे क्वालिटी के जो कैरेक्टर्स बन जाते थे, बनाए जाते थे, सॉरी। मोरालिटी प्लेज को इंटरल्यूड्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये मुख्य प्रस्तुति के बीच में एक छोटा-सा मैसेज देते थे। ठीक? तो इंटरल्यूड्स जो होते हैं, वो छोटे-छोटे नाटक थे, जो मुख्य नाटक के बीच में दर्शकों को एक नैतिक संदेश देते थे। मोरालिटी प्लेस एल्गोरिकल होते थे, जहाँ वर्चूज़ और वाइसेस जो है कैरेक्टर्स बन जाते थे और दर्शक सीख लेता था। ठीक? तो एल्गोरी का मतलब है प्रतीकों के ज़रिए सीख देना, यानी मोरालिटी प्लेस यही करते थे, अच्छे बुरे के बीच संघर्ष दिखाकर। मोरालिटी प्लेज में नायक ऐसे पात्रों से मिलता था जो विचारों, गुणों के प्रतीक होते थे, जैसे पाप हो गया और पुण्य हो गया, उसे साक्षात मानने हो मानते थे उसको, मतलब उसका एक कैरेक्टर्स बनाकर कि जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ रहेगी, उसके साथ ये चीज़ें होंगी, ठीक? तो मोरालिटी प्लेज में हीरो का जो है सामना जो होता था, वो पाप और पुण्य जैसे प्रतीक कैरेक्टर से होता था, ठीक? जिससे उसे सेल्फ रियलाइज़ेशन होता था कि देखिए, इसी क्वालिटी की वज़ह से मैं आज इस जगह पे पहुँचा हूँ, मतलब बहुत ही दयनीय दशा। यह नाटक मिडल पीरियड में विकसित हुए, जब नैतिक शिक्षा को मंच पर उतारा गया। तो ये नाटक जो थे मिडल पीरियड में जन्मे, जहाँ नाटकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती थी। मोरालिटी प्लेस का उद्देश्य था लोगों को सिखाना भी और मनोरंजन भी देना। ठीक? तो इसका उद्देश्य क्या था? दर्शकों को मनोरंजन के साथ जीवन के सत्य सिखाना। यही इनकी खासियत थी। इन्हें क्रिश्चियन फेयर्स ने विकसित किया, यानी शिक्षा और धर्म का एक सुंदर मेल। ठीक? तो क्रिश्चियन फेयर्स ने इन नाटकों को विकसित किया ताकि धर्म की सीख जो है वो सरल हो। 13th सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस की शुरुआत हुई और तब से नैतिकता जो है रंगमंच पर छा गई। तो ये 13th सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस की जो शुरुआत हुई थी और तब से ही नैतिकता जो है रंगमंच पर छा गई। ठीक? कब ये शुरू हुई थी? 13th सेंचुरी में, जब समाज जो है अंधविश्वास से जूझ रहा था और तब इन नाटकों ने एक नई रोशनी दी। इन प्लेस में 4 थीम स्टेप होते थे, जीवन, पाप, पश्चाताप और मुक्ति। ठीक? तो इन नाटकों की कहानी जो है 4 चरणों में बटी होती थी, यानी जन्म होगा, पाप होगा, फिर पश्चाताप होगा और मोक्ष मिलेगी। तो मोरालिटी प्लेज में कुल 7 सिन थे, यानी पाप को दर्शाया गया है, जिन्हें 7 डेडली सिंस कहते हैं। मोरालिटी प्लेज में कुल 7 पापों को दर्शाया गया है, जिन्हें 7 डेडली सिंस कहते हैं। ठीक? तो जैसे इसमें लस्ट, ग्रीड, एंगर जैसे 7 मुख्य पाप थे और इन नाटकों के केंद्र में होते थे ये चीज़ें। तो एनवी, ग्लूटनी और स्लॉथ जैसे पाप जो है, इन्हीं 7 सिंस में आते हैं, जो मानव की कमजोरियों को दर्शाते हैं। ठीक? तो क्या-क्या थे? एनवी और स्लॉथ जैसे पापों का जो कैरेक्टर्स बनाकर दिखाया जाता था, ताकि लोग जो हैं उनसे बच सकें। ठीक?
तो साइकोमैसिया एक मिडुअल एल्गोरिकल कविता है, जिसमें अच्छाई और बुराई की जंग दिखाई गई है। ठीक? तो साइकोमैसिया एक एल्गोरिकल कविता थी, जिसमें गुण और अवगुण के बीच युद्ध होता है। मोरालिटी प्लेज़ में इंसानों को जो प्रलोभन घेरे रहता है, वर्ल्ड, फ्लैश और डेविल, ठीक? तो मोरालिटी प्लेज़ में मनुष्य को वर्ल्ड, फ्लैश और डेविल से संघर्ष करते दिखाया गया है। ये तीनों उसके पतन के कारण हैं, ठीक? एवरी मैन एक शानदार मोरालिटी प्ले है, जो जीवन की सच्चाई को एल्गोरी में दिखाता है, ठीक? जो एवरीमैन दिखाता है कि मृत्यु के समय इंसान के साथ केवल उसके जो कर्म हैं वो जाते हैं और यह एक गहरी सीख होती है। विट्स शब्द का अर्थ स्कॉलर यानी वह जो ज्ञान में प्रवीण हो, ठीक? तो विट्स का मतलब विद्वान होता है, जैसे यूनिवर्सिटी विट्स इसी श्रेणी के लेखक थे। प्री शेक्सपियरियन ड्रामा को रिप्रेजेंट करने वाले थे यूनिवर्सिटी विट्स, जिन्होंने नाटक को एक नई दिशा दी, ठीक? तो यूनिवर्सिटी विट्स वो लेखक थे जिन्होंने एलिजाबेथन ड्रामा की नींव रखी और शेक्सपियर के आने की राह बनाई, ठीक है? शेक्सपियर के आने से पहले मंच की जमीन यूनिवर्सिटी विट्स, एलिजाबेथ और जेम्स सिक्स ने तैयार की, ठीक? कौन-कौन? एलिजाबेथ, जेम्स सिक्स और यूनिवर्सिटी विट्स ने साथ में मिलकर मंच को सोने जैसा एकदम चमका दिया। तो यूनिवर्सिटी विट्स जो थे वो 16th सेंचुरी के लेखक थे, जिनकी लेखनी में विद्वता, नाटकीय दोनों झलकती है, ठीक? तो 16th सेंचुरी जो यूनिवर्सिटी विट्स थी, इस युग में नाटकों ने ज्ञान और गहराई का रूप लिया था। ठीक, तो क्रिस्टोफर मार्लो ने शिक्षा कैम्ब्रिज से ली थी और की थी और वहीं से उसके लिए एक लेख की यात्रा शुरू हुई, ठीक? तो मार्लो ने कैम्ब्रिज से शिक्षा ली और वहीं से क्लासिकल ड्रामा की एक राह पकड़ ली। मार्लो, ग्रीन, नैश, यूनिवर्सिटी विट्स के वो लेखक थे जो कैम्ब्रिज से जुड़े थे, ठीक? तो कैम्ब्रिज के 3 चमकते सितारे कौन थे? मार्लो, ग्रीन और नैश। वहीं जॉन लिली जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिल ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी विट्स माने जाते थे, ठीक? ऑक्सफोर्ड से जुड़े लिली, लॉज और पील जो थे वो भाषा और मंच के सच्चे जादूगर थे, मैजिशियन थे एक तरह से। थॉमस किड को भी कभी-कभी यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है क्योंकि उनकी शैली मेल खाती है, ठीक? तो थॉमस किड का भी कभी-कभी यूनिवर्सिटी बिट्स में नाम जोड़ा जाता है, खासकर उनकी ट्रेजेडी स्टाइल का जो कारण है। क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस लिखा, जो रिनेसांस स्पिरिट और ह्यूमन डिजायर की गूंज है, ठीक? तो डॉक्टर फास्टस जो मार्लो की कृति है, वर्क्स है, जिसमें इंसान का ज्ञान के लिए प्यासा और आत्मा की कीमत को दिखाती है। फेयरर बैकन और फेयरर बैगी एक फैंटेसी फील्ड नाटक है जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था, ठीक? तो रॉबर्ट ग्रीन ने फेयरर बैकन और फेयरर बैगी में जो साइंस, मैजिक और इमेजिनेशन को मिलाकर एलिजाबेथन ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया, ठीक? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एक पिकरेस्क्यू एडवेंचर है जिसे लिखा था थॉमस नैश ने, ठीक? तो थॉमस नैश ने द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर एक लाइवली और एडवेंचर प्रोज टेल जो एलिजाबेथन शैली में थी, ठीक? द एरगेनमेंट ऑफ पेरिस एक एल्गोरिकल प्ले है जिसे जॉर्ज पिल ने रचा,
तो जॉर्ज पिल की एक द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस एक एल्गरी है, जिसमें क्लासिकल गॉड्स और इंग्लिश रॉयल्टी का ब्लेंड दिखता है। द स्पेनिश ट्रेजेडी उस रिवेंज ट्रेजेडी की शुरुआत करता है जिसे थॉमस किड ने लिखा था। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी ने रिवेंज प्लेस की परंपरा शुरू की, जिसने पूरे एलिजाबेथन स्टेज को बदल दिया। ठीक। शेक्सपियर के हैमलेट की जो शैली थी द स्पेनिश ट्रेजेडी से प्रभावित है, जिसने रिवेंज ड्रामा की एक नींव रखी थी। शेक्सपियर की हैमलेट की जो शैली थी, जो स्टाइल था, द स्पेनिश ट्रेजेडी से प्रभावित है, जिसने रिवेंज ड्रामा की नींव रखी। ठीक। तो शेक्सपियर का हैमलेट रिवेंज ट्रेजेडी के उसी मॉडल पर आधारित है जो किड के द स्पेनिश ट्रेजेडी से निकला है। ठीक। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी के लेखक थॉमस किड माने जाते हैं और इसे जो है रिवेंज ट्रेजेडी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक। तो थॉमस किड के नाटक ने घोस्ट, रिवेंज और मैडनेस जैसे ट्रूप्स को जन्म दिया। ठीक। शेक्सपियर ने भी अपनी ट्रेजेडी हैमलेट की प्रेरणा जो है किड के द स्पेनिश ट्रेजेडी से ली। ठीक। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी ने इंग्लिश ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को इतना बदला कि फ्यूचर ट्रेजेडीज उसी फॉर्मेट में बनाई। यूनिवर्सिटी विट्स शब्द जो है सबसे पहले जॉर्ज सैन्सबरी ने इस्तेमाल किया इन लेखकों को सम्मान देने के लिए। ठीक। तो जॉर्ज सैन्सबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स नाम देकर उन यूथफुल राइटर्स को एक पहचान दी जिन्होंने स्टेज में जान डाली थी। कहावत है, अगर मार्लो ना होते तो शेक्सपियर भी ना होते। उनकी प्रेरणा इतनी गहरी थी। ठीक। तो मार्लो की लेखनी जो थी इतनी डेप्थ थी कि शेक्सपियर तक उसकी छाया पहुंची और इसलिए कहा गया, नो मार्लो नो शेक्सपियर। शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट का जो प्लॉट थॉमस लॉज के रोजालिंड से लिया था। ठीक। तो एज यू लाइक इट की जो पास्टोरल रोमांस है लॉज की रोजालिंड से ली गई, लेकिन शेक्सपियर ने उसे उसमें मतलब नई जान डाल दी एक तरह से। द विंटर्स टेल की कहानी की जड़ें ग्रीन के पेनडेस्टो में मिलती है। ठीक। तो पेनडेस्टो जो था एक कहानी है जेलसी और रिडेम्पशंस की, जिससे शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल रचा। शेक्सपियर ने रिचर्ड सेकंड की प्रेरणा भी इसी नाम के हिस्टोरिकल प्ले से ली थी। ठीक। रिचर्ड सेकंड एक ऐसा नाटक है जिसने शेक्सपियर को राजा और राजनीति पर खेलने की प्रेरणा दी। ठीक। एडवर्ड फर्स्ट एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसे जॉर्ज पिल ने लिखा था। ठीक। तो जॉर्ज पिल का एडवर्ड फर्स्ट इंग्लैंड के इतिहास को स्टेज पर लाने वाला एक महत्वपूर्ण प्ले था। प्ले का नाम क्या है? एडवर्ड फर्स्ट इंग्लैंड। ठीक। तो एलिजाबेथन एज को नेस्ट ऑफ शाइनिंग बर्ड्स कहा जाता है क्योंकि इस युग में रचनात्मक रचनात्मकता जो है वह चरम पर थी। ठीक। तो एलिजाबेथन पोएट्स को एक सिंगिंग बर्ड्स कहा गया क्योंकि उनका संगीत, कविता हवा में गूंजती थी। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय सर थॉमस वाइट और हेनरी होवर्ड दोनों को जाता है। ठीक। तो वाइट और होवर्ड दोनों ने इटली से सोनेट लाकर इंग्लैंड में एक लिटरेरी रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया। सोनेट का आगमन इंग्लैंड में हुआ अर्ली 16th में इटालियन इन्फ्लुएंस के साथ। ठीक। तो अर्ली 15th में सोनेट ने इंग्लिश कोर्ट पोएट्री में एक नई विधा को जन्म दिया था।
हेनरी होवर्ड ने इटालियन सोनेट को इंग्लिश स्टाइल में सिंप्लीफाई करके पॉपुलर बना दिया। ठीक, तो हेनरी होवर्ड ने सोनेट को सिंप्लीफाइड इंग्लिश स्ट्रक्चर दिया, जिसे बाद में शेक्सपियर ने और ऊंचाई दी। एलिजाबेथन इरा के पहले प्रमुख सोनेटर जो थे वो फिलिप सिडनी माने जाते थे। ठीक, तो फिलिप सिडनी के एस्ट्रोफिल एंड स्टेला से एलिजाबेथन सोनेट ट्रेडिशन की मजबूत शुरुआत हुई। फिलिप सिडनी का सोनेट कलेक्शन है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसमें प्यार की काव्यात्मक झलक है। ठीक, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला सिडनी का एक पर्सनल पोएटिक कन्फेशन है, एक अनफिल्टर्ड लव स्टोरी। एडमंड स्पेंसर ने अपनी प्रेम भावना को एमोरिटी में सोनेट के रूप में संजोया। ठीक, तो एमोरिटी जो था स्पेंसर का वो कलेक्शन है जहां उन्होंने अपनी पत्नी के लिए हार्टफेल्ट लव सोनेट भी लिखे हैं। एमरोटी सोनेट कलेक्शन में कुल 89 पोएम्स हैं। कितनी? 89। और एक पोएटिक जर्नी ऑफ लव बाय स्पेंसर। ठीक, तो एमरोटी स्पेंसर का वो सोनेट कलेक्शन है जिसमें उन्होंने अपनी लव स्टोरी को पोएटिक फॉर्म में 89 बार एक्सप्लोर किया है। कितनी बार? 89 बार। स्पेंसरियन सोनेट का राइम पैटर्न ए बी ए बी बी सी सी डी ई ई, जो एक यूनिक फ्लो देता है। स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम इंटरलॉकिंग है, जिसमें पोएम्स म्यूजिकल और कनेक्टेड लगती हैं। आइडियाज मिरर एक शानदार सोनेट कलेक्शन है जिसे लिखा मिशेल ड्राइटन ने। ठीक, तो ड्राइटन के आइडियाज मिरर में प्यार की फिलोसफिकल और रोमांटिक जर्नी को दिखाया, जो दिखाती है, और एलिजाबेथन इमोशन के साथ। शेक्सपियर को एलिजाबेथन एज का ग्रेटेस्ट सोनेटर माना जाता है, उनके डेप्थ और स्टाइल के कारण। ठीक, तो शेक्सपियर के सोनेट्स डेप्थ, डिजायर और डाउट की इमोशनली ट्रायोलॉजी को टच करते हैं, और इसी वजह से उन्हें महान कहा गया। शेक्सपियर के कुल 154 सोनेट्स लिखे, जिनमें इमोशंस और इंटेलेक्ट का एक रेयर ब्लेंड है। 154 सोनेट्स में शेक्सपियर ने लव, टाइम, ब्यूटी और मोरालिटी जैसे थीम्स को इटर्नल बना दिया। शेक्सपियर ने अपने वन 126 सोनेट्स डेडिकेट किए मिस्टर डब्ल्यू एच को, जिनकी आइडेंटिटी आज भी मिस्ट्री है। ठीक, तो मिस्टर डब्ल्यू एच एक मिस्टीरियस फिगर हैं जिसे शेक्सपियर ने अपनी यूथफुल एडमायरेशन डेडिकेट की है। शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 127, 152 डार्क लेडी को डेडिकेट किए। ठीक, तो 127 से 152 सोनेट तक डार्क लेडी को डेडिकेट किया गया है, और यह एक मिस्टीरियस और पैशनेट म्यूज है। ठीक, तो डार्क लेडी के लिए लिखे गए सोनेट जो हैं कॉम्प्लेक्स हैं, फुल ऑफ पैशन, जेलसी और इमोशनल केओस है। एक सोनेट में कुल 14 लाइन्स होती हैं, चाहे वो पेट्रोचन हो या शेक्सपियरियन हो। ठीक, तो 14 लाइन्स की कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर सोनेट को पावरफुल बनाती है, जैसे एक विचारों की ज्वाला हो। इंग्लिश सोनेट में 4 स्टैन्जा होते हैं, जिसमें 3 क्वार्टेन्स, एक कपलेट शामिल होता है। ठीक, तो 4 स्टैन्जास यानी 3 बॉडी पार्ट्स और एक कंक्लूजन सोनेट को लॉजिकल और पोएटिक बैलेंस देते हैं। क्या? यही स्टैन्जास जो हैं, यही क्वार्टेन्स जो है, एक इंग्लिश सोनेट में 3 क्वार्टेन्स होते हैं और हर एक के पास 4-4 लाइन्स होती हैं। ठीक, कितनी? 4-4 लाइन्स।
और ये थ्री क्वार्टेन्स बिल्ड अप द थीम लास्ट कपलेट देता है, उसे एक सडन ट्विस्ट और कॉम्प्लेक्स देता है। क्वार्टेन में टोटल 4 लाइन्स होती हैं जो किसी विषय को लॉजिकली एक्सपेंड करती हैं। ठीक, तो क्वार्टेन्स में कितनी लाइन होती हैं? 4 लाइन, और किसी भी एक इमोशन या सीन को डिटेल में एक्सप्रेस करती हैं। और इंग्लिश सोनेट में अंत में एक कपलेट होता है जो अक्सर पंच लाइन या कंक्लूजन देता है। ठीक, तो कपलेट एक पोएटिक पंच की तरह होता है, जैसे अंत में कोई गहरा ट्रुथ खुल गया हो। इंग्लिश सोनेट का राइमिंग स्कीम होता है ABABCDCDEFEFGG, जिसमें पोएम जो है वह रोम रिदमिक बनती है। ठीक, तो इंग्लिश सोनेट की जो रिदमिक ब्यूटी है इसी स्ट्रक्चर्ड राइम से आती है, ABABCDCDEFEFGG। ठीक, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है उनके थॉट प्रोवोकिंग लेखन के लिए। ठीक, तो बेकन ने एसे को लिटरेरी फॉर्म में मोल्ड किया है। उन्होंने ब्रीफ, वाइज और इम्पैक्टफुल बनाया। तो बेकन था रेनेसांस का इंटेलेक्चुअल चाइल्ड, रीजन और साइंस का एडवोकेट। ठीक, तो बेकन ने रेनेसांस के रैशनल थॉट को अपनी राइटिंग में इतने ल्यूसिड तरीके से ढाला कि वो एक सिंबल बन गया। बेकन की राइटिंग स्टाइल एफोरिस्टिक थी, यानी शॉर्ट, क्रिस्प, विजडम फिल्ड लाइंस। ठीक, तो एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब क्या होता है कि हर लाइन में मीनिंग कंप्रेस्ड है, जैसे ज्ञान का एक कैप्सूल है वो। बेकन के एसेज को कहा जाता है हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, क्योंकि हर लाइन में इनसाइट है। बेकन के एसेज पर्सनल नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ का ट्रिजर है, और प्रैक्टिकल और टाइमलेस। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। आगे वाली क्लासें लंबी-लंबी रहेंगी और अब यह कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी इसी तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।